अब डायनेमिक लिफ्ट ये वर्ड शायद आपने पहले ना सुना हो, बट इसके ना इफेक्ट्स आप लोगों ने बहुत बार देखे हुए हैं। पेपर का प्लेन बना के ऐसे उड़ाया किसी ने, ठीक है, वो फ्लोट करता है, ग्लाइडर होता है, वो टेक्निकली फ्लोट करता है। पेपर का प्लेन तो बहुत छोटी चीज हो गई, पूरा का पूरा प्लेन जब आगे भागता है रनवे पे, तो अपनी शेप की वजह से ना ऑटोमेटिकली लिफ्ट करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। क्रिकेट के अंदर बॉल का स्पिन करना, बॉल डाली तो सीधी जाती है बट वैसे घूम के जाके विकेट्स पे लग जाती है। फुटबॉल में कर्व बॉल शॉट मारना, तो ये सब डायनेमिक लिफ्ट कहलाता है। जब भी किसी बॉल को फ्लूइड में से थ्रो करवाया जाता है बिना स्पिन करवाए, तो कुछ ऐसा होता है कि बॉल के ऊपर और बॉल के नीचे फ्लूइड की इक्वल सरफेसेस मूव कर रही है। सपोज करो बॉल की डायरेक्शन मोशन की मेरी तरफ है और फ्लूइड की डायरेक्शन ऑब्वियसली अगेंस्ट होगी, तो ऊपर और नीचे सेम अमाउंट की लेयर्स होंगी, क्योंकि फ्लूइड के अंदर से जाने के लिए इस बॉल को अपनी जगह बनानी है, तो ये बॉल कर्व नहीं होती। पर जब बॉल को हाई स्पीड से स्पिन करवाया जाता है, तो स्पिन के दौरान बॉल की एक साइड जो कि इस वाली डायरेक्शन में स्पिन हो रही है, साइड में कैसे बोलूंगा, बॉल के ऊपर की तरफ जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रही है, उसके साथ साथ फ्लूइड की लेयर्स मूव करने लगती हैं। आसान सी बात है। बट अगर मैं बॉल की बॉटम वाली साइड की बात करूं, तो फ्लूइड की डायरेक्शन जो होती है वो उसके अगेंस्ट होने लगती है, ठीक है, अगेंस्ट। तो यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन फ्लूइड एंड द बॉल, ये बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। और टॉप वाले साइड पे रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है। तो जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है वहां पे लो प्रेशर का रीजन जनरेट होता है, और जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है वहां पे हाई प्रेशर का रीजन जनरेट होता है। अब आपको पता है फोर्स हमेशा कहां लगता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। तो बॉल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर्व करना शुरू कर देती है, समझे? सो whenever a ball is thrown from a fluid such as air while spinning, due to its spin it generates the pressure difference between the layers of the fluid. The place where the direction of this ball is opposite to the direction of the fluid, the pressure exceeds, and the place where the direction of rotation of this ball or spin of this ball is same as the direction of the fluid, there is a low pressure region. So ball moves from high pressure region to the low pressure region because it experiences dynamic lift. ठीक है, यही है डायनेमिक लिफ्ट। गॉट इट? तो इतनी आसान से फिजिक्स है इसके पीछे। चीजों को घुमा के फेंकोगे, जिस साइड पे प्रेशर कम होगा हमेशा बॉल उधर की तरफ डाइवर्ट होगी। मतलब अब जरा सोच के देखो, बॉल को हमने इधर स्पिन करा है, तो जिधर आप बॉल को स्पिन करते हो हमेशा वो उसी डायरेक्शन में इसलिए घूमती है, ठीक है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि वो लेयर्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे ऑपोजिट वाली लेयर उसके उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। गॉट इट? जिस साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है हमेशा वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जिस साइड पे प्रेशर कम होता है हमेशा वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है। जिस साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब यह है कि उस साइड पे बॉल की डायरेक्शन और विंड की डायरेक्शन अगेंस्ट है। देखो विंड किधर जा रही है? इधर की तरफ। बॉल किधर आ रही है? इधर की तरफ। तो इसलिए तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो गई। और जब आप ऊपर वाली साइड की बात करो तो बॉल की भी स्पिन की डायरेक्शन और विंड की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। गॉट इट? तो बहुत आसान है इसको याद करना। सेकंड होता है इसी की एप्लीकेशन एरोफॉइल। एरोफॉइल एक ऐसा शेप होता है सॉलिड पीस का जिसको अगर हम हवा में रख दें, चलती हुई हवा में, तो खुद ब खुद लिफ्ट हो जाएगा। तो उसके पीछे भी मैग्नस इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ये जो इफेक्ट था ना, ये मैग्नस इफेक्ट कहलाता है। बॉल के स्पिन करते हुए उड़ जाना, एक डायरेक्शन में मुड़ जाना, ये मैग्नस इफेक्ट कहलाता है। तो एरोफॉइल के पीछे भी मैग्नस इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनको अगर आप साइड से देखोगे, जैसे मैं एरोप्लेन हूं, उसको आप साइड से देखोगे तो विंग का शेप आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर एरोप्लेन का मुंह इधर है, तो एरोप्लेन का अगर फेस इधर है तो विंग का शेप आपको ऐसा दिखाई देगा। इसके ऊपर वाले रीजन में एरिया ज्यादा बनाया जाता है और नीचे वाले रीजन का एरिया कम रखा जाता है। ऊपर वाले रीजन का एरिया ज्यादा रखा जाता है, नीचे वाले रीजन का एरिया कम रखा जाता है।
तो ऊपर वाली साइड पे ऐसा होता है कि एयर फ्लो जो होता है वो फास्ट होने लगता है, तो यहां से फ्लूइड जो होता है स्ट्रीम लाइन में मूव करता हुआ, मतलब एयर जो होती है स्ट्रीम लाइन में मूव करती हुई फास्टर मूव करती है, तो यहां पे लेस प्रेशर क्रिएट होता है। और नीचे वाली सरफेस पे नहीं, एरिया कम बनाया जाता है, एरिया कम बनाया जाता है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब यहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये एरिया की बात क्यों कर रहे हो? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 A2। मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले साइड पे एरिया ज्यादा बनाया जाता है, ऊपर वाले साइड पे जब एरिया ज्यादा बनाया जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। नीचे वाली साइड पे एरिया बड़ा बनाया जाता है, नीचे वाली साइड पे जब एरिया ज्यादा या बड़ा बनाया जाता है तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। आसान सी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर घटेगा। देखो मैडम, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा थी, प्रेशर यहां बढ़ा है, रिलेटिव वेलोसिटी कम थी, ज्यादा क्यों थी? उल्टी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कम होगी। ठीक है, तो जिस जगह पे रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी वहां हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और जिस जगह पे रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो जब एरोप्लेन आगे बढ़ता है तो इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से एक नेट फोर्स ये ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करता है, और यही तो है कौन सी लिफ्ट? डायनेमिक लिफ्ट। समझ गए? ठीक है।